देखिए, तो पिछली क्लास में हमने मनी के फंक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था? परचेजिंग पावर तक एक बात हो चुकी थी, पर मतलब छोटी छोटी बातें थी जो डेफिनेशंस में लिखी थी, उन सब को हमने डिटेल में पढ़ लिया। शुरू किया था टाइप्स ऑफ मनी, जो कुछ कारणवश रह गया था। टाइप ऑफ मनी को स्टार्ट किया जाएगा अब, ठीक है। टाइप ऑफ मनी, बेसिकली अगर मनी के टाइप्स देखने तो 3 बेसिस पे चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब मनी को बनाने के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके बेसिस पे देखना है। एक्सेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना है, लोग किसको अप्रूवल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मनी के अलग टाइप हैं। लोग नहीं, मतलब मेन तो सरकार है, गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट अगर अप्रूवल दे देती है तो कई अलग अलग बेसिस पे अप्रूवल मिलते हैं, तो वो मनी कहला जाता है फिर। और ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के बेस पे अलग मनी देखा जाए। मटेरियल के बेसिस पे अगर देखेंगे तो मनी के टाइप्स में, तो पहला टाइप एक है मेटेलिक, ये तो तुम्हें पता ही है। मेटेलिक कॉइन, मेटल के बने हुए कॉइन, ये भी मनी कहलाते हैं। मेटेलिक कॉइन में एक आता है फुल बॉडीड कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन, और दूसरा आ जाता है टोकन कॉइन। फुल बॉडीड कॉइन वो जो सिक्के तुम लोग देखते हो, फुल बॉडीड कॉइन, जो कॉइन देखते हो ना नॉर्मली, वो फुल बॉडीड हो गए। जितने की वो मेटल की वैल्यू है उतने का ही उसकी अपनी जो वैल्यू रहती है। ऑब्वियसली उससे ज़्यादा की वैल्यू तो होगी नहीं। अब तुम्हें 5 रुपये का सिक्का गोल्ड का थोड़ी दे दिया जाएगा, है? सरकार तुम्हें 5 का सिक्का इशू कर रही है गोल्ड में, तो तुम तो गोल्ड को घर में पिघला पिघला के और बिस्किट बना बना के बेचने लग जाओगे। इसलिए जितने की वो वैल्यू होती है, जितना उस पर लिखा होता है 5 रुपये, तो उसमें इस्तेमाल हुए मेटल की वैल्यू भी 5 ही रुपये होती है। डन। अब तुम उसे पिघलाओ या कुछ भी करो। दूसरा टोकन मनी, तो टोकन मनी तुमने देखा होगा जगह जगह टोकन मिल जाते हैं, है ना। अब तो प्लास्टिक के टोकन मिलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में ढाबे पे चले जाओ, अब अभी मेले का टाइम है, तुम मेले में जाओगे तो वहाँ देखोगे टोकन मिल जाता है एक। ऐसे ही मेटेलिक टोकन भी मिलते हैं, ठीक है। वो टोकन की अपनी एक वैल्यू हो जाती है, जैसे लोहे का टोकन, आयरन का टोकन, पीतल का टोकन, तांबे का टोकन, वो भी कॉइन का शेप में ही होता है, बस उस पर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, 5-10 रुपये ऐसे नहीं लिखा होता। वो उस टोकन, वो जैसे पीतल का कॉइन लेकर आए हो तो पीतल के कॉइन की ही एक अपनी पहचान है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। समझ में आ रहा है? बैंक में जाओगे कभी कैश निकालने, विड्रॉ करने, चेक से या कैसे, चेक से ख़ास तौर पे, तो वो एक टोकन दे देता है। कभी देखा है बैंक में करे हो? अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम है तो बैंक में तो जाने का कोई सवाल उठता है नहीं, लेकिन फिर भी कभी अगर जाओ तो देखोगे तो वो कॉइन देगा, बीच में छेद होता है। एक काउंटर पे तुम्हें टोकन मिल जाएगा, दूसरे काउंटर पे तुम जाओ, वो टोकन दिखाओ, रसीद दिखाओ, वो कैश दे देगा, वो टोकन ले लेगा तुमसे, और एक स्टैंड लगा होता है, गोल सा होता है, बीच में एक लंबी रॉड होती है, उसी में वो टोकन रख देगा। ये टोकन घूमता रहता है बैंक में। ये टोकन जो है बैंक में ही घूमता रहता है।
एक काउंटर से लिया तुमने, दूसरे काउंटर पे जाके दे दिया, पैसे ले लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये अगला आ जाता है दूसरा क्या, एक तो मेटल इस्तेमाल करते हैं मनी बनाने के लिए, और क्या इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, पेपर इस्तेमाल करते हैं ना, आजकल तो इसी का दौर चल रहा है, पेपर मनी। तो पेपर मनी भी दो तरह का होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, और नॉन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव जैसे तुम्हारे पास नोट आते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। डन, तो आगे बढ़ें। अभी हम देखेंगे कि मनी एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर किस तरह से बटी हुई है। बेसिस अलग है, देखो मटेरियल यूज में सारे मनी मैंने कवर कर दिए है, कोई छूटा ही नहीं है। अब ऐसे एक्सेप्टेबिलिटी में बस बेस अलग होने की वजह से बंटवारे का तरीका अलग है, बाकी कवरेज सारे रहेंगे इसमें। डन, तो एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो पहला आता है लीगल टेंडर मनी। वो मनी जिस पर लीगल टेंडर है, मतलब कि लीगल अथॉरिटी डाल रखी हो, कानूनन उसको अधिकार दिया गया हो, है ना, उसे लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। जैसे एक तो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर LLT, लिमिटेड लीगल टेंडर यानी लीगल टेंडर है लेकिन कुछ लिमिटेड समय के लिए रहेगा, है। उसके बाद एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अगर कुछ समय के लिए लीगल टेंडर दे रहे हो, हैं, तो लिमिटेड में आ जाएगा। और अगर परमानेंटली मतलब अनिश्चित काल तक के लिए लीगल टेंडर दे रहे हो तो अनलिमिटेड कहलाएगा। फिर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरा लीगल टेंडर सरकार के द्वारा माना गया नोट, हाँ, सरकार ने अथॉरिटी दे दी है कि ये मनी है, ये वैलिड है, तो लीगल टेंडर है। अगला ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी मतलब मनी माना जाए ये ऑप्शन है, सरकार इन्हें मनी के रूप में एक्सेप्ट करेगी या करवाएगी, ये ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा, इसमें कौन आ जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जाम्पल बताओ ज़रा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और प्रोमिसरी नोट, चेक, ठीक है।
या फिर डीडी कह सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट। ये सब ऑप्शनल मनी है। लीगल टेंडर के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन रह रही है कुछ तो। अप्रूव्ड बाय लॉ, अप्रूव्ड बाय लॉ। अब ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के बेसिस पर भी, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड करना है ना, तो इसमें मनी ऑफ अकाउंट्स और एक आ जाएगा एक्चुअल मनी। मनी ऑफ अकाउंट्स का मतलब रिकॉर्डिंग में जो मनी हम लिख देते हैं, जैसे एक्चुअल में हाथ में आ थोड़ी रहा है। एक्चुअल मनी ऑफ अकाउंट का मतलब एक्चुअल में हाथ में मनी नहीं आ रहा है, ये केवल रिकॉर्डिंग में है, यानी कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, समझ रहे हो? वो हमारे हाथ में थोड़ी है, कहाँ है वो पैसा? बैंक में मौजूद है। अगर सिर्फ ऑनलाइन का ज़माना ही रह जाए तो कैश ख़त्म हो जाएगा, फिर भी मनी हाथ में है ना। कैश जो है वो तो एक्चुअल मनी है, और मनी ऑफ अकाउंट का मतलब बैंक में पैसा है। समझ में आ गया? तो अगर मनी ऑफ अकाउंट वाली बात करेंगे तो ये एक्चुअल में हाथ में नहीं है, लेकिन ये मनी फिर भी अवेलेबल है। डन। और एक्चुअल मनी का मतलब तो पता ही है, कैश। अब वो चाहे नोट के रूप में हो चाहे कॉइन के रूप में हो, कैश तो कैश। डन। नहीं, ये इसको भी लिखवाना पड़ेगा, वो तो बराबरी वाली बात है। अब समझना है कि किसी भी मनी में दो तरह की वैल्यूज़ होती है। मनी में वैल्यूज़ होती हैं दो तरह की। वैल्यूज़ इन मनी, दो तरह की हैं। एक है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंजिक वैल्यू, एक्सट्रिंजिक वैल्यू, या इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंजिक वैल्यू, इंट्रिंजिक वैल्यू। इसका एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल धड़ाम से समझ में आएगा। एक कॉइन है जिस पे लिखा हुआ है 10 रुपये। डन। अब ये कॉइन जो बना है ये किसी मेटल का बना है, किसी तो मटेरियल का बना है। ये जो 10 रुपये है, 10 रुपये ये कहलाएगा फेस वैल्यू। मतलब इस कॉइन के चेहरे पे क्या लिखा है? 10 रुपये। तो कॉइन के चेहरे की कीमत क्या हो गई? 10। दैट्स व्हाई इट इज़ फेस वैल्यू, या इसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंजिक वैल्यू। डन। तो ये 10 रुपये तो ये हुआ। अब ये जो मटेरियल है
मटेरियल की अपनी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? वैल्यू ऑफ मटेरियल। ₹10 इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक वैल्यू और मटेरियल की वैल्यू इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। कितने का बनेगा मटेरियल? जब ये दोनों बराबर होते तो हम फुल बॉडीड कहते हैं, पीछे बताया। तो जब हमारे पास एक्सट्रिंसिक वैल्यू और हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये हमारा फुल बॉडीड मनी कहला जाता है। पुराने समय में हमें देखने को मिलता था कि पहले जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों बराबर हुआ करते थे, हैं? इट वाज अबाउट इन ओल्ड टाइम्स that face value is equal to the value of material। इसका वो बटन दबा लो, घूमने लगेगा, है ना। यानी कि ये वाला ऊपर वाला केस हो जाता था। ये आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन इंट्रिंसिक। इन प्रेजेंट टाइम वी यूज टोकन मनी, टोकन कॉइन। एक टोकन की कीमत अपनी खुद की ही वैल्यू होती है। टोकन जो होता है, टोकन की अपनी खुद की ही वैल्यू हो जाती है, वो एक पहचान हो जाती है। अब हाथ में टोकन है, चाहे वो 10 लाख का हो, 10 लाख के रुपए के लिए वो एक पहचान बन जाती है, समझे? इन प्रेजेंट टाइम वी यूज टोकन कॉइन। तो इसमें क्या होता है हमारा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। देखिए टोकन की, अब मैं फिर बता रहा हूँ, टोकन जो होता है भले कितना भी सस्ता, मैं मानता हूँ प्लास्टिक का ही टोकन दे दिया, लेकिन हो सकता है उस प्लास्टिक के ही टोकन की अपनी एक वैल्यू हो और ज़्यादा वैल्यू होगी। प्लास्टिक का टोकन बनाने में 2 रुपये नहीं लगा होगा, है ना, लेकिन उस टोकन का एक अपनी जो अहमियत है वो भी ज़्यादा हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये तो आगे बढ़ें। तो इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी।
रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी तो लिखे इट रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड विद आरबीआई। ये वो मनी है जो फॉरेन एक्सचेंज को और गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई के साथ, हैं? फॉरेन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपना मेन जो मनी है जो आरबीआई ने जैसे छापा उसी के बेसिस पे ना हम फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड खरीदते हैं या बेचते हैं। और फिर आता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। नॉन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी it does not represent foreign exchange and gold with RBI। हो गया ना। अब जैसे जैसे मनी लॉन्च होता गया, पहले कॉइन से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 नोट पर आ गए। अब नोट आए। अच्छा, महंगा कौन है बनाने में, कॉइन या नोट? कॉइन। अब जैसे जैसे देखा जाए नोट आता चला जा रहा है मार्केट में, वो कॉइन को रिप्लेस करता जा रहा है, कर रहा है ना। कॉइन जो कि महंगा प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर रहा है नोट जो कि सस्ता प्रोडक्ट है? कॉइन सुपीरियर है, कॉइन सुपीरियर है क्योंकि वो महंगा प्रोडक्ट है। नोट जो कि बहुत सस्ता है इन्फीरियर है। फिर भी इन्फीरियर आ रहा है तो वो सुपीरियर को हटा दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक टेंडेंसी है। सुपीरियर रहेगा, शुरू तो वही करता है, लेकिन पीछे से इन्फीरियर आता है, सस्ता प्रोडक्ट आता है और सुपीरियर को हटा देता है। हैं? सवा तो नहीं, मेरे ख्याल से 2.25 लाख का है। 2.25 लाख का आईफोन सुपीरियर है। एक 20-22 हज़ार का रियलमी आता है और उसे रिप्लेस कर देता है, होता है ना। तो इन्फीरियर जो होता है वो किसे रिप्लेस कर देगा? सुपीरियर को। वही चीज़ यहाँ पर है। तो एक तरह से ये एक लॉ है जो दिया गया है ग्रेशैम द्वारा। तो इसमें लिखेंगे ग्रेशैम्स लॉ। देखो with the passage of time, टाइम के बीतने के साथ साथ
inferior money pulls superior money out of the circulation. सर्कुलेशन से ही वो पुल आउट कर देता है, ठीक है। इसीलिए अब लोगों के यहाँ सिक्के कम दिख के नोट दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, है ना। यानी कि कॉइन जो है वो सुपीरियर है, जिसको हटा दिया गया किसके द्वारा, नोट के द्वारा, ये इन्फीरियर है। और फोटो क्यों खींच रहा है? कहाँ? तो जाके आज सुबह ले लिया होता। अब थोड़े और ज़रूरी बातें देख लेते हैं, छोटी छोटी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। एक मनी की कुछ खास विशेषताएं होती है जो कि बहुत ज़्यादा जनरल कॉमन होती हैं। तो इसकी पहली विशेषता जनरली एक्सेप्टेबल हो। एक मनी ऐसा हो जो जनरली क्या हो, एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्टेबल। जिस मनी को सर्कुलेशन में रखा है वो मनी, उसकी खासियत बस यही होनी चाहिए, विशेषता ये होनी चाहिए कि वो उसे सब कोई उसे एक्सेप्ट करे। आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है 1 रुपए के सिक्के को लेकर। कोई कहता है ये सर्कुलेशन में नहीं है, दुकानदार के पास जाओ 1 रुपए का सिक्का दो, उसे मना कर देता है ये नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आरबीआई ने बाकायदा अथॉरिटी दे रखी है, आज भी 1 रुपए के सिक्के छपते हैं, है ना, बनते हैं कॉइन्स। तो कॉइन बन रहे हैं, इसका मतलब आरबीआई ने उस पर टेंडर डाल रखा है। लीगल टेंडर है तो कोई मना करने का अधिकार रखता ही नहीं है। ज़बरदस्ती की बात होती है क्योंकि उन्हें 1 रुपए के सिक्के लेने नहीं हैं, वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, खुद वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो उसे मनी मानते ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं। तो ये तो ऐसा मनी ऐसा हो जिसे जनरली सब कोई एक्सेप्ट करे। दूसरी बात, ड्यूरेबल हो या यूं कह लो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक वो मनी टिका रहे, है ना, ये उसकी खासियत होनी चाहिए। अब 500 का नोट बना दिया है नया वाला, 2 बार 4 बार अगर धुल गया तो उसका 500 अलग, नोट अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पुराने वाले को देखो,
20 बार धुल लिया उसे, रोज़ तुम सर्फ एक्सल से धो, फिर भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या बोलना चाह रहा, बोलो। इशारा तो किया ना कुछ। अब 500 मोड़ हो रहा ना, तो उसकी जीप बाहर आ गई। कैसे देखते आ जाते हैं तीसरा, कोई बात नहीं, अपना ऐसा बनाओ हाल कि 500 रुपये दूसरे से मांगना ना पड़े, तुम दूसरे को देने लायक बन जाओ। effortlessly recognizable, मतलब उसको मनी ऐसा हो जिसको पहचान दिलाने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब कोई प्रूफ कहे कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये मनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस तुमने दिया, वो लिए, बस काम ख़त्म। उसे बताने की ज़रूरत है, भाई ये मनी है, ये ले लो, मुझे सामान दे दो, ये ले लो। उसे इंटरनेट पे जाके सर्च करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देख भाई ये मनी है, समझे। अगली बात, डिफ़िकल्ट टू counterfeit, difficult to counterfeit, that is not easily reproducible by people। मनी ऐसा हो जो काउंटरफीट ना कर पाए, मतलब कि उसकी कोई कॉपी ना बना पाए, दूसरों के द्वारा बनाने में बहुत मुश्किलें आए, ठीक है। ये ऐसा ये हो जाएगा क्या, मनी ऐसा होना चाहिए। अब एकदम सादा सिंपल सा नहीं कि उसे कोई भी लेके और कॉपी कर रहा है और मार्केट में ले जाकर बेच रहा है। जो नोट वगैरह बनते हैं, है ना, उनको बनाने में बहुत मशक्क़त लगती है, और ऐसा बनाया जाता है कि कोई उसका कॉपी बहुत जल्दी तो ना कर पाए एटलीस्ट। होता भी नहीं है सर, क्यों नहीं होता सर? होता तो है, तभी तो मार्केट में नकली नोट मिल रहे होते हैं। पहचान क्यों जाते हैं फिर? पहचान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पेपर की क्वालिटी है, इंक की क्वालिटी है, प्रिंटिंग की क्वालिटी है, वो एक स्पेशल तरीके से रखी जाती है, ठीक है, इसलिए। अगला, रिलेटिवली स्केयर्स है, रिलेटिवली स्केयर्स ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा उसका सप्लाई ना हो रहा हो, थोड़ा कम हो। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई तो मार्केट ख़राब हो जाएगा, पूरा डिफ्लेशन आ जाएगा, काम करेगा ये। डिफ्लेशन आ जाएगा। सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग जाए, यानी यूँ कह लो कि पैसे की कमी ही ना हो, तो हालात क्या होंगे, कोई किसी का काम नहीं करेगा। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप डिप्रेशन बोल क्या बोला था मैंने, डिफ्लेशन बोल दिया था, हाँ सॉरी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा होगा, इतने तो गुड्स नहीं होंगे मार्केट में खरीदने के लिए, हैं। तो रिलेटिवली क्या होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए, बट हैज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन उसकी सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही सप्लाई बंद कर दी, या एकदम ही कंटिन्यूसली परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक नहीं होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। सर ऐसा नहीं होता सर, इंडिया अपने देश में नोट छापे, बाहर देश में ज़्यादा पैसा उड़ाए, ऐसा नहीं होता ना, परमिशन नहीं है। पोर्टेबल और ईजिली ट्रांसपोर्टेड, ऐसा होना चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर पहुंचा जा सके। अब
इतना 20-30 किलो का एक नोट बना दें या एक कॉइन बना दें तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अभी क्या है कि बच्चे 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का अपनी जेब में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकर और चल देते दुकान पे। 10-15 किलो का अगर एक सिक्का बनाए जेब में रखें वो तो कच्छा ही नीचे हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी दिखाई देना चाहिए। सारे सिक्के, जैसे मान लो 1 रुपये का सिक्का है तो सारे सिक्के एक जैसे, 500 का नोट है तो सारे 500 के नोट एक जैसे, बस उसमें सीरियल नंबर अलग होना चाहिए, बस बाकी सारे सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। अगला है डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज और fractions without losing value। यूजेबल है पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज, मानी ऐसा हो जिसके टुकड़े करना चाहे तो कर ले। ठीक है, टुकड़े करना चाहे तो आराम से किए जा सके, ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो सिर्फ 500 के ही नोट होते हैं और कोई नोट ही नहीं होता, 200, 100, 50 कुछ नहीं होता, तब तो फ्रैक्शन कर पाना नामुमकिन ही हो जाता। अब किसी को 375 का सामान खरीदना है तो कैसे 125 रुपये वापस लेगा, वो नहीं ले पाएगा ना। वही टुकड़ों में होने का फ़ायदा क्या है, टुकड़ों में होने का फ़ायदा क्या हो रहा है, ईजिली क्या है, कन्वर्जन है ना, खुले हो जा रहे हैं। क्या वैल्यू लॉस हो रही है? वैल्यू लॉस नहीं होती है। किसमें 2000 का नोट बस था और प्रचलन में 500 का नोट था ही नहीं, तो खुले करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब कोई जाए खुला करवाने 100 रुपये के 20 नोट देगा, 500 का नोट ही नहीं आया था तब, तो 100 के 20 नोट देगा और काम होगा। सही है, 2000 का नोट बंद कर दिया, वरना ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा था इससे। तो देखिए, अरे देख लो भाई, तो अगला टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी, सबसे पहला सवाल है कि मनी की डिमांड क्यों करेंगे, किस लिए करी जाएगी मनी की डिमांड? तो सीधा जवाब है परचेजिंग पावर के लिए, है ना। अगर लोग मनी की डिमांड कर रहे हैं, या यूँ कह लो कि अगर लोग पैसा रखना चाहते हैं, मनी होल्ड करना चाहते हैं, तो उन्हें मनी की डिमांड करनी पड़ेगी। मेन मोटिव तो यही है, मनी होल्ड करना, स्टोर करना, और अपने यहाँ पर लिक्विडिटी बनाना। लिक्विडिटी का मतलब, हाँ, एक ऐसी सिचुएशन में रहना कि जब पैसे की ज़रूरत हो तुरंत ही निकल जाए हमारी जेब से, कभी अचानक ऐसा पैसे की ज़रूरत पड़े और हमें सोचना ना पड़े। इसके लिए मनी लोग होल्ड करते हैं और स्टोर भी करते हैं, बचाते हैं फ्यूचर के लिए, तो स्टोर भी करते हैं। तो इसी वजह से मनी की डिमांड करते हैं ज़्यादातर। तो डन, लिखेंगे if people
desire to hold money, है ना, we say, तो हम कहते हैं कि there is demand for money, तो हम कहते हैं कि जो डिमांड है वो हो रही है मनी के लिए। अगर लोग मनी होल्ड करने की इच्छा रखते हैं तो अब फिर सवाल यही है कि लोग मनी होल्ड करने की इच्छा रखते क्यों हैं? क्या बताया मैंने? हाँ, रखते क्यों हैं? तो लिखो, द डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ derived डिमांड। It is demanded for its purchasing power। परचेजिंग पावर के लिए लोग मनी की डिमांड करते हैं। आगे लिखो, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको कुछ अलग ही तरीके से लिख लेना। पीपल डिमांड मनी बिकॉज they wish to have command over real goods and services। with the यूज़ ऑफ मनी, है ना, वो रियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपनी कमांड रखना चाहते हैं। मतलब जब हमें ज़रूरत हो तब हमें मिल जाए, वो इसीलिए डिमांड करते हैं। और पैसे की ज़रूरत ही क्या है उनको? ऐसा थोड़ी कि मनी का बिस्तर ऐसे बिछाना और बिस्तर लगा के उसी पे सोना है, उसी पे नींद आएगी और किसी पे नींद ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है ना। अपने काम की चीज़ें हैं, पैसा जहाँ ज़रूरत है हमें, जहाँ गुड्स खरीदने की ज़रूरत आ रही है, जहाँ सर्विसेज लेने की ज़रूरत आ रही है, वहाँ इस्तेमाल कर सकें। डिमांड फॉर मनी is actually demanded for, किस लिए किया जाता है? तो एक तो होती है लिक्विडिटी के लिए, है ना, लिक्विडिटी, और दूसरा आता है स्टोर वैल्यू। लिक्विडिटी के लिए, है ना, और वैल्यू स्टोर करने के लिए।
लिक्विडिटी का मतलब जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसे पैसे को इस्तेमाल कर लें, हमें ये सोचना ना पड़े कि पैसा कहाँ से आएगा, या इसको जाओ मार्केट में बेचें और पैसा आए। जैसे गोल्ड वगैरह है वो लिक्विडिटी कम मतलब ठीक ठाक ही दे देता है, लिक्विडिटी की कमी नहीं होती है उसमें। पैसा है की ज़रूरत है तुम्हें, जाओ मार्केट में किसी सुनार को दे दो, हाथों हाथ पैसे दे देगा। इजीली कन्वर्ट थोड़ी होता है। गोल्ड इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता है। तुम्हारे पास गोल्ड की चेन हो चोरी हो जाती है। तो चोरी मत करवाओ ना, पैसे की ज़रूरत है तो जाओ सुनार को दो, सुनार तुरंत 5-5 के 10 नोट गिन के दे देगा। ठीक है, इसमें लाइन लिखिए, ऑल्दो इट गिव्स लिटिल और नो रिटर्न, इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड एज वेल एज फर्म होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ लिक्विडिटी एंड ऑफर्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू अकम्प्लाइश देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन। खैर अब तो इतना हो गया, अगली बात देखेंगे इसमें। हाईलाइट करवा दूँ क्योंकि लिखने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा, अब तो क्योंकि बुक की ही लैंग्वेज कुछ लिखवानी है मुझे कुछ देर तक, तो अगर मैं हाईलाइट करवा दूँ तो ठीक रहेगा, या लिखवाऊँ ऐसे ही जैसे लिखवाता जा रहा हूँ। चलो, डिमांड फॉर मनी, कितना है ज़्यादा है? अब लाइनें मिलती जाएंगी वो इम्पोर्टेंट होता जाएगा। डिमांड फॉर मनी ज़्यादा नहीं है, मेन चीज़ तो इसके बाद की जो थ्योरीज आएंगी उनमें है, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है डिमांड फॉर मनी का। हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन of interest, determination of interest, prices and income in an economy। एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन, कमोडिटी के प्राइस का डिटर्मिनेशन, इनकम का डिटर्मिनेशन, ये सब डिमांड फॉर मनी से हो जाता है। इन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड फॉर मनी। भाई मनी की डिमांड अच्छी खासी हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। डन। ऐसे ही अगर मनी की डिमांड कम कर रहे हैं लोग तो इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा, प्राइस भी कम होता जाएगा और इनकम भी कम रहेगी। फिर लोग सोचते हैं ना कि 2 पैसा बचा लेते हैं या क्या करेंगे पैसा कमा के, दोनों मानसिकताएं चलती हैं। थोड़ा पैसा बचा लेते हैं कि आगे काम आएगा, या फिर कहते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या ज़्यादा करेंगे कमा कर, थोड़ा सा कमा लेंगे बस, 2 दाल रोटी चल जाए काफ़ी है। तो जो लोग इतना मानसिकता रखते हैं कि बस 2 पैसा कमा ले कि दाल रोटी चल जाए हमारी, तो इस तरह की मानसिकताओं की वजह से मनी की डिमांड नहीं हो पाती है, जिस वजह से मार्केट में क्या, इंटरेस्ट और प्राइस की तो बात अलग है, मेन तो है इनकम भी नहीं जनरेट हो पाती है, इनकम बढ़ भी नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि अगर ये मानसिकता है कि थोड़ा पैसा बचाएं, थोड़ा यहाँ लगाएं, थोड़ा वहाँ लगाएं, हैं, खर्चे कम करके पैसा बचाएं, स्टोर करें और हम उसे जगह जगह बिजनेस में या कहीं पर लगाते रहें, तो ऐसे में इनकम भी बढ़ती है। अमेरिका में इनकम का लेवल हाई क्यों है, कभी सोचा है?
अमेरिका में इनकम का लेवल हाई क्यों है? वहाँ वहाँ के लोग ज़्यादातर वैल्यू स्टोर करके और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, तो इससे इनकम ज़्यादा जनरेट होती है, और इनकम जनरेट होती है तो इनकम एम्प्लॉय की भी इनकम बढ़ती है, फिर सैलरी वेजेस वगैरह सब बढ़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो बस पैसा जमा करके और पिलरों में और फॉल सीलिंग करवा के छत पे रखने में लोग विश्वास करते हैं, तिजोरी बना के एक तिजोरी में रखने में विश्वास रखते हैं, उसे इन्वेस्ट नहीं करते, लगाते नहीं हैं। अब मान लो कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा? इनकम ज़्यादा होगी तो लोग खर्चे ज़्यादा करना चाहेंगे, हैं? खर्चे ज़्यादा होंगे तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में इनकम भी बढ़ने लग जाएगी। लिखो, हायर द इनकम of individuals higher the expenditure। ज़्यादा इनकम होगी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, है ना? तो रिचर पीपल जो हैं, अमीर लोग, वो होल्ड करेंगे मोर मनी, ज़्यादा पैसा होल्ड करते हैं। किस लिए? इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तो वो फाइनेंस करते हैं देयर एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, है ना? हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हायर द एक्सपेंडिचर, और इस वजह से जो रिचर लोग होते हैं वो होल्ड करते हैं ताकि अपने हायर एक्सपेंडिचर को कवर कर सकें, तो इसलिए वो मनी होल्ड करने लगते हैं, तो मनी की डिमांड करते हैं। ठीक है? तो ये इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, the quantity which people desire to hold is directly proportional to the prevailing the price level। लोग वो पैसा जो ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, है ना, द क्वांटिटी विच पीपल डिज़ायर टू होल्ड, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। प्राइस लेवल बढ़ेगा, लोग ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, होल्डिंग भी कम होने लग स्टार्ट हो जाएगी। इसके आगे लिखें, अगर ऐसा रहेगा तो हायर द प्राइस रहेगा, हायर द अगर हायर द प्राइस रहेगा तो हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी।
आ गया। अगर हायर प्राइस रहेगा तो लोग हायर क्या करेंगे, होल्डिंग्स के बारे में सोचेंगे। अच्छा, ज़्यादा मनी होल्ड करेंगे तो क्या लग रहा है उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगी फिर तो, क्योंकि भाई पैसा अपने पास रख रहे हैं, बैंक वैंक में नहीं रख रहे हैं, अपने पास ही रख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। आपने कहा कि बिजनेस में लगा देते हैं, बिजनेस में लगा देते तो बात अलग है, और नहीं लगाया अपने पास ही तिजोरी में बंद करके रख रहे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, मतलब लगेगी, क्योंकि वो मान लो वो पैसा कहीं और लगाते तो ब्याज कमाते। नहीं लगाया है तो उस ब्याज का तो नुकसान कर रहे हैं ना। इनकम कम हो जाएगा। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है इससे। It follows that the opportunity cost of holding money is the interest rate a person could earn on other assets. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ऐसे में क्या होगा, अब मान लो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है हो गया। इसी में आगे लिखेंगे ये एक सीक्वेंस है, मतलब पूरी सीक्वेंस का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप ही ऐसे काम कर रहा है। देयरफॉर हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर द इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, हायर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर देखा जाए अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड इससे रिजल्ट क्या आएगा, लोअर द डिमांड फॉर मनी। अब इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में ज़्यादा मिल रहा होगा तो लोग समझेंगे ना कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, घर में तिजोरी में पैसा रख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो जो डिमांड रख रहे थे, मनी की डिमांड कर रहे थे घर में पैसा रखने के लिए, वो कम कर देंगे, मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे या जगह जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उससे डिमांड फॉर मनी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ थ्योरीज देखेंगे इसके बारे में।